हेलो लर्नर्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज महेंद्रगढ़। आज आपके सामने प्रस्तुत हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस साइकिल्स, डेफिनेशन एंड फेजेस के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, संसार की हर अर्थव्यवस्था अच्छे और बुरे समय से गुजरती है। इन अच्छे और बुरे समयों का बार बार आना ही बिजनेस साइकिल्स या व्यापार चक्कर कहलाता है। आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि बिजनेस साइकिल से हमारा क्या अभिप्राय है। उसकी विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई परिभाषाओं को हम डिस्कस करेंगे। तदुपरांत हम डिस्कस करेंगे कि विभिन्न प्रकार के व्यापार चक्कर कौन कौन से होते हैं, तथा हम डिस्कस करेंगे कि व्यापार चक्र के जो अलग अलग चरण हैं, जो फेजेज हैं, वो कौन कौन से होते हैं और एक व्यापार चक्र की क्या मुख्य विशेषताएं होते हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि बिजनेस साइकिल से हमारा क्या अभिप्राय है। बिजनेस साइकिल, जिसे हम कई बार ट्रेड साइकिल्स या इकोनॉमिक साइकिल भी कह देते हैं, इट रेफर्स टू ए सीरीज ऑफ स्टेजेस इन द इकोनॉमी एज इट एक्सपेंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी अर्थव्यवस्था जब एक्सपेंड करती है या कॉन्ट्रैक्ट करती है और ये सीरीज ऑफ स्टेजेस में चलती है, तो उसको हम बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल कहते हैं। एक बिजनेस साइकिल को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि इट इज फ्लैक्चुएशन ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब ये एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज से हमारा क्या अभिप्राय है, और इस शब्द को हम कई बार यूज करेंगे। एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज से हमारा अभिप्राय है कि अर्थव्यवस्था की जो समग्र पूरी अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनसे है। इसमें क्या क्या शामिल होगा? इसमें उत्पादन का स्तर हो गया, इसमें निवेश का स्तर हो गया, इसमें आय का स्तर हो गया, इसमें हमारा कीमत स्तर हो गया। यानी हर अर्थव्यवस्था के इन सारे तत्वों में जो मैंने आपको बताया अभी, जैसे आय, रोजगार, कीमत स्तर, इनमें होने वाले फ्लैक्चुएशन को हम बिजनेस साइकिल्स कहते हैं। यानी इनमें होने वाला उतार चढ़ाव को हम व्यापार चक्कर कहते हैं। व्यापार चक्कर जो हैं वो रिकरेंट होते हैं, यानी बार बार आते हैं, लेकिन मूवमेंट्स जो होता है उसका पीरियोडिक नहीं होता। यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं ये रिकरेंट रूप से फ्लैक्चुएट होती हैं और इनमें जो मूवमेंट होता है वो पीरियोडिक नहीं होता। इसके साथ साथ जो व्यापार चक्र है उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स, कुछ वेरिएबल्स मैंने नाम बताए ना आपको, जैसे उत्पादन का स्तर है, आय का स्तर है, कीमत का स्तर है, लोगों का जो विश्वास का स्तर है, ये सारे एक साथ मूव करते हैं। यानी एक साथ या तो बढ़ते हैं या एक साथ घटते हैं। इसी के कारण हम कहते हैं कि जो एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसमें मूवमेंट होते हैं, उनको हम बिजनेस साइकिल कह सकते हैं। जब ये एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती हैं तो हम कहते हैं कि इकोनॉमी में एक्सपेंशन हो रहा है। जैसे रियल जीडीपी अगर इकोनॉमी में बढ़ रही है, या रोजगार का स्तर बढ़ रहा है, या कीमत स्तर बढ़ रहा है, या निवेश का स्तर बढ़ रहा है, तो हम कहते हैं कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंक्रीज होता है तो वो इकोनॉमी का एक्सपेंशन फेज कहलाता है। इसके विपरीत अगर एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिड्यूस होती हैं, उनमें कमी आती है, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्शंस या रिसेशंस कहते हैं। जो एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में होने वाले चेंजेस हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होंगे। अब ये एक्सपेंशन और जो कॉन्ट्रैक्शन हैं दे ओकर एट ए परसिस्टेंस लेवल, यानी वो बार बार आते हैं। जब एक एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है किसी इकोनॉमी में तो वो कुछ समय के लिए चलता है। जैसे कुछ समय के लिए एक्सपेंशन चला, उसके बाद इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी और कुछ समय तक उसका जो कॉन्ट्रैक्शन का फेज है वो चलेगा। तो इस तरीके से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का बार बार आना बिजनेस साइकिल कहलाता है। तो लेमैन लैंग्वेज के हिसाब से भी हम समझ सकते हैं कि व्यापार चक्कर से या बिजनेस साइकिल से हमारा अभिप्राय अच्छे और बुरे समय का बार बार आना है। अच्छा समय का मतलब है जो हमारी एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं तो वो एक्सपेंड होती हैं। इसके विपरीत अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो हम कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन फेज है और ये फेज बार बार आते रहते हैं। आइए अब कुछ डेफिनेशन देखते हैं। केन्स की डेफिनेशन इस बहुत इंपॉर्टेंट है, और केन्स ने व्यापार चक्र को इस तरीके से परिभाषित किया है कि ये ट्रेड साइकिल इज कंपोज्ड ऑफ पीरियड्स ऑफ गुड ट्रेड्स कैरेक्टराइज्ड बाय राइजिंग प्राइस एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेजेस। यानी एक जो व्यापार चक्र है वो अच्छे समय, अच्छे व्यापार के पीरियड, जिसकी विशेषता ये होगी कि कीमतें बढ़ रही होंगी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट रही होगी। शिफ्टिंग विद पीरियड ऑफ बैड ट्रेड, यानी अच्छा समय है वो शिफ्ट हो जाएगा बैड ट्रेड में, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी फॉलिंग प्राइसेस एंड हाई परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट।
यानी अच्छा व्यापार का समय जब कीमतें बढ़ रही हों और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, और उसके बाद वो शिफ्ट हो जाए बुरे व्यापार के समय में जब कीमतें घट रही हों और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही हो। इसके बाद फिर से शिफ्ट हो जाए अच्छे समय में और फिर से शिफ्ट हो जाए बैड ट्रेड के समय में। इसका मतलब अच्छे और बुरे समय का, ये अच्छा और बुरा समय अगर बार बार आएगा तो हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो कभी बढ़ेंगी और कभी घटेंगी। इसी को हम ट्रेड साइकिल कहते हैं, ऐसा प्रोफेसर केन्स का मानना था। अगली डेफिनेशन देखते हैं हम। बर्न्स एंड मिचेल की डेफिनेशन है, उनके अनुसार बिजनेस साइकिल्स आर ए टाइप ऑफ फ्लक्चुएशन फाउंड इन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ नेशंस दैट ऑर्गेनाइज देयर वर्क मेनली इन बिजनेस एंटरप्राइजेज। यानी जो बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं, बेसिकली जो फ्लक्चुएशन है उन एक्टिविटीज उन कंट्रीज में आता है जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं। बेसिकली उन्होंने कहा कि जो अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को संगठित करती हैं बिजनेस संगठनों के रूप में, उन कंट्रीज में एक फ्लक्चुएशन है एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, जिसको हम व्यापार चक्र कहते हैं। ये बर्न एंड मिचेल की डेफिनेशन है। हर्बलर की डेफिनेशन बहुत हद तक केन्स की डेफिनेशन से मिलती है। हर्बलर के अनुसार ए बिजनेस साइकिल इन जनरल सेंस मे बी डिफाइंड एज एन अल्टरेशन ऑफ पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड डिप्रेशन ऑफ गुड एंड बैड ट्रेड। यानी जब संपन्नता हो और जब निर्धनता हो, उन दोनों समय में, या डिप्रेशन हो, उन अच्छे और बुरे समयों का अल्टरनेट आना जाना बिजनेस साइकिल कहलाता है। यानी एक बार प्रोस्पेरिटी फिर डिप्रेशन, फिर प्रोस्पेरिटी फिर डिप्रेशन, तो उसको हम बिजनेस साइकिल कहेंगे, ऐसा प्रोफेसर हेबरलर का मानना था। चलिए कुछ और डेफिनेशन देखते हैं। पार्किंस एंड बेड के अनुसार द बिजनेस साइकिल इज द पीरियोडिक बट इरेगुलर अप एंड डाउन मूवमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज measured by fluctuation in real GDP and other macroeconomic activities। पार्किन एंड बेड के अनुसार बिजनेस साइकिल जो है पीरियोडिक लेकिन इरेगुलर, ये ध्यान रखना, पीरियोडिक है, बार बार आते हैं, लेकिन एक ही रेगुलरिटी से नहीं आते, इरेगुलर होते हैं। अप एंड डाउन मूवमेंट्स जो है वो इरेगुलर होते हैं सभी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, जिसके फलस्वरूप जो रियल जीडीपी और दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनमें फ्लक्चुएशन आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। चलिए गॉर्डन की डेफिनेशन देखते हैं। गॉर्डन के अनुसार बिजनेस साइकिल्स कंसिस्ट ऑफ रिकरिंग अल्टरेशन ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, द अल्टरनेटिंग मूवमेंट्स इन ईच डायरेक्शन बीइंग सेल्फ इन्फोर्सिंग एंड प्रिवेलिंग वर्चुअली ऑल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। यानी बिजनेस साइकिल जो है वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का बार बार आना है, लेकिन ये जो मूवमेंट है, जैसे मान लो एक्सपेंशन का स्टेज शुरू हुआ तो सेल्फ इन्फोर्स होगा, अपने आप इकोनॉमी के सारे हिस्सों में फैल जाएगा। अगर जीडीपी बढ़ने लगेगी तो ऑटोमेटिक जो हर एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो बढ़ जाएगी और ये पूरी इकोनॉमी में फैल जाएगा, तभी उसको हम बिजनेस साइकिल कहेंगे। अगर किसी एक पार्टिकुलर सेक्टर में है तो बिजनेस साइकिल नहीं हो सकता अगर उसका इंपैक्ट, चाहे वो कॉन्ट्रैक्शन हो या एक्सपेंशन हो, अगर पूरी इकोनॉमी में आएगा, इफ इट प्रिवेट इन ऑल पार्ट ऑफ इकोनॉमी, तब तो उसको हम कहेंगे कि वो व्यापार चक्र है। किसी एक पोर्शन इकोनॉमी का अगर आता है तो व्यापार चक्र नहीं कह सकते, तो ऐसा गॉर्डन का मानना था। चलिए एक और डेफिनेशन देखते हैं। रेगनर फ्रीस impulses from outside operate upon the economy causing it to move in a wave like manner just as an external shock will set a pendulum swing। अगर ध्यान हो जो फर्स्ट स्लाइड थी उसमें मैंने पेंडुलम स्विंग दिखाया था, तो पेंडुलम स्विंग की जो वेव लाइक मूवमेंट होता है, कभी ऊपर जाता है, नीचे आके फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आके फिर ऊपर जाता है, तो इस तरीके की पेंडुलम की जो स्विंग होती है, जिस तरीके से एक झूला झूलता है उस तरीके से इकोनॉमी वेव लाइक मैनर में चलती है, उसको हम व्यापार चक्र कहते हैं। तो ये रेगनर फ्रीस की डेफिनेशन थी। ये अब हम एक टिपिकल ट्रेड साइकिल के द्वारा बिजनेस साइकिल को समझने का प्रयास करते हैं। हम एक्स एक्सिस पे टाइम को लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेते हैं, जो रियल जीडीपी के द्वारा हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। यानी अगर रियल जीडीपी में ग्रोथ होती है तो मान के चलते हैं कि एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो एक्सपेंड हो रही हैं, और रियल जीडीपी घटती है तो वो कम हो रही हैं। ये हमारा जो रेड डॉटेड लाइन है ये सिकुलर ट्रेंड है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ का लॉन्ग टर्म ट्रेड है, इसके अराउंड इकोनॉमी जो है वो मूव करती है। जो हमारी ग्रीन लाइन है वो ट्रेड साइकिल है, और इस ट्रेड साइकिल पे मान लो हमारा फर्स्ट पॉइंट, जैसा कि आप देख सकते हैं जो मैंने इस डॉट के द्वारा यहाँ लिया है, ये पॉइंट जो है मान लो इकोनॉमी यहाँ है आज के समय टी टाइम पर। अब
जो जो टाइम आगे बढ़ेगा इकोनॉमी मूव होनी शुरू होगी। इस पॉइंट से ये मूव होके ऊपर की तरफ जाएगी, जैसे कि यहाँ इस पॉइंट से मूव होके ये इस पॉइंट पे आ गई, जिसको हम पीक कहते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे आ गई, जो ट्रेड साइकिल का सबसे ऊंचे का पॉइंट है वहां आ गई, तो ये पीक है। अब ये जो पीक है, पीक के बाद इकोनॉमी जो है वो जब समय बढ़ेगा तो वो नीचे की तरफ मूव करेगी, रिसेशन और डिप्रेशन के द्वारा वो ट्रफ पे आएगी। ये हमारी ट्रफ है, तो जो पीक है और उससे जो ट्रफ का मूवमेंट है वो आपका कॉन्ट्रैक्शन है, यानी इकोनॉमी का कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड है। इसके बाद इकोनॉमी ट्रफ पॉइंट पे नहीं रहेगी, रिकवर करेगी, रिकवर करती हुई वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, एक्सपेंड करेगी और एक्सपेंशन मोड में आएगी, और इस तरीके से ऊपर मूव करके वो दूसरी पीक पर पहुंच जाएगी। पीक से ट्रफ और ट्रफ से फिर से पीक की तरफ मूव कर गई, जो क्यू पॉइंट पे नीचे हमने देखा है। इसके बाद इकोनॉमी जो जो टाइम बीतता जाएगा इकोनॉमी और आगे मूव करेगी, इस पीक से फिर डाउनवर्ड मूवमेंट करेगी, दूसरी ट्रफ पे आ जाएगी। आगे एक और ट्रफ हमने दिखाई है जो आप आर पॉइंट के द्वारा देख सकते हैं। ये हमारा जो मूवमेंट है पीक टू ट्रफ, ट्रफ टू पीक, पीक टू ट्रफ, ट्रफ टू पीक, यानी एक एक्सपेंशन का पीरियड, फिर कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड, उसके बाद फिर से एक्सपेंशन का पीरियड, फिर से कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड, फिर से एक्सपेंशन का पीरियड। इनका बार बार आना जो है वो ट्रेड साइकिल होता है। और एक पीक से दूसरे पीक की जो डिस्टेंस है, जितना टाइम लगता है, उसको हम एक साइकिल कह सकते हैं। बेसिकली ये सर्कल नहीं होगा, साइकिल होगा, क्योंकि जो मूवमेंट है वो रेगुलर नहीं होंगे, वो इरेगुलर होंगे। ठीक है, पीक यहाँ पे रिसेशन और डिप्रेशन के द्वारा इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्शन मोड में आएगी, रिकवरी और बूम के द्वारा जो इकोनॉमी जो है एक्सपेंशन फेज में आती है। तो ये बेसिकली एक टिपिकल ट्रेड साइकिल है। इस ट्रेड साइकिल की समझ के आधार पे हम अब इस पोजीशन में हैं कि किसी बिजनेस साइकिल की जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं, उनको हम देख सकते हैं। पहली विशेषता है, एक बिजनेस साइकिल जो है वो सिंक्रोनिक होता है, यानी अर्थव्यवस्था के किसी एक क्षेत्र में शुरू होता है। मान लो बैंकिंग क्षेत्र में क्राइसिस शुरू हुआ, लेकिन वो धीरे धीरे इकोनॉमी के बाकी सेक्टर में भी फैल जाएगा, रियल सेक्टर में भी फैल जाएगा वो, ठीक है, सारी इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा। दूसरी जो मुख्य विशेषता है बिजनेस साइकिल की, कि इसके जो मूवमेंट हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के वो वेव लाइक वेरिएशंस हैं, यानी जिस तरीके से पानी में हम पत्थर मारते हैं तो लहर उठती है, जैसे कि एक ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, इस तरीके से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं एक साइकिल में मूव करती जाती हैं। प्रोस्पेरिटी का समय, उसके बाद डिप्रेशन, फिर प्रोस्पेरिटी, फिर डिप्रेशन। यानी अगर हम देखें तो इकोनॉमी पहले एक्सपेंड करेगी, हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, लोएस्ट पॉइंट पे आएगी, फिर एक्सपेंड करेगी, हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, लोएस्ट पॉइंट पे जाएगी। इस तरीके से लहर की तरह जैसे इकोनॉमी है वो मूव करती है। तीसरी जो मुख्य विशेषता है कि बिजनेस साइकिल जो है रिकरेंट और रिदमिक होता है, यानी बार बार आता है। प्रोस्पेरिटी, डिप्रेशन, डिप्रेशन, प्रोस्पेरिटी चलती रहती है और एक रिदम के रूप में ये मूव करते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं डायग्राम से हमने देखा था। एक ट्रेड साइकिल जो है वो क्यूमुलेटिव होता है और सेल्फ इन्फोर्सिंग होता है, यानी हर एक फेज है, जैसे हमने फेज देखा, कॉन्ट्रैक्शन फेज देखा, एक्सपेंशन फेज देखा। जब हम कॉन्ट्रैक्शन फेज में आते हैं तो डिप्रेशन और रिसेशन था, तो हर फेज जो है वो अपने आप में जो शक्तियां हैं वो मूव करनी शुरू करती हैं, मोशन में आती हैं, और इस तरीके से एक डायरेक्शन में अगर ऊपर की तरफ इकोनॉमी उठ रही है, एक्सपेंड हो रही है, तो वो एक्सपेंशन की तरफ, ऊपर की तरफ मूव करती हैं एक साथ। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक साथ एक्सेलरेट करते हुए ऊपर की तरफ जाती हैं। यानी क्योंकि जो ट्रेड साइकिल है वो संचयी होता है, क्यूमुलेटिव होता है, एक्टिविटी जो है ऐड होती रहती हैं और अपने आप को वो आगे बढ़ाने वाला होता है। अगर एक्सपेंशन मोड है तो जब तक वो पीक पर ना पहुंच जाए, और अगर कॉन्ट्रैक्शन मोड है तो तब तक वो ट्रफ पे ना पहुंच जाए। ट्रेड साइकिल जो होता है वो एसिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्रिकल का मतलब ये है कि जितने फेज हैं ट्रेड साइकिल के, वो उसमें जो प्रोस्पेरिटी फेज होता है वो स्लो होता है, वो ग्रेजुअल होता है, और डिप्रेशन जो होता है वो काफी तेजी से होता है। इसके बाद और एक मुख्य विशेषता है कि बिजनेस साइकिल जो है वो पीरियोडिकल नहीं होते। कुछ बिजनेस साइकिल 3 से 4 साल के हो सकते हैं, कुछ बिजनेस साइकिल 6 से 8 साल के हो सकते हैं, और आगे हम देखेंगे कि कुछ बिजनेस साइकिल 50 से 60 साल के भी हो सकते हैं। हर एक जो ट्रेड साइकिल है उसका हर इंडस्ट्री पे जो इम्पैक्ट होता है वो एक समान नहीं होता, किसी पे ज्यादा होता है, किसी पे कम होता है, लेकिन मूवमेंट नॉर्मली सभी में एक ही तरीके का होता है।
इसके बाद ट्रेड साइकिल जो होता है उसका करेक्टर इंटरनेशनल होता है, यानी ऐसा नहीं कि ट्रेड साइकिल अगर इंडिया में शुरू हुआ तो वो इंडिया को ही इंपैक्ट करेगा, वो थ्रू आउट एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फैल जाएगा। जैसे कि रियल एसेट्स का जो क्राइसिस था जो अमेरिका में शुरू हुआ था और धीरे धीरे वो संसार की बाकी सभी अर्थव्यवस्थाओं में फैल गया था, इसलिए एक ट्रेड साइकिल जो है इंटरनेशनल करेक्टर का होता है। अब टाइप ऑफ बिजनेस साइकिल्स, बेसिकली हम जो दो बड़ी डिस्टिंक्शन है वो मेजर और माइनर साइकिल के रूप में करते हैं। एंसन का ये मानना था कि जो मेजर साइकिल हैं वो 6 ट्रफ टू ट्रफ उनका जो टाइम होता है वो 6 से 13 साल का होता है, जबकि उनके अनुसार जो माइनर साइकिल्स हैं वो बेसिकली ट्रफ टू ट्रफ टाइम जो होता है वो 2 to 5 ईयर होता है। और ट्रफ क्या है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो नीचे का पॉइंट है, इस तरीके का जो अगर ट्रेड साइकिल है तो ये जो नीचे का पॉइंट है यानी यहां से यहां ये हमारी ट्रफ होती है, तो यहां से यहां जाने में इकोनॉमी को जितना टाइम लगता है उसको उसके हिसाब से हम साइकिल को डिफाइन करते हैं। अगर वो 2 से 5 साल का है तो वो माइनर साइकिल कहलाते हैं, और अगर 6 से 13 साल का वो पीरियड है तो उनको हम मेजर साइकिल्स कहते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों ने जिन्होंने बिजनेस साइकिल को स्टडी किया उनके आधार पर भी हम बिजनेस साइकिल को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले जो किचन साइकिल है जो काफी शॉर्ट पीरियड का साइकिल है, 1920 में उन्होंने इसको डिस्कवर किया था और उन्होंने कहा था कि इसका पीरियड जो है लगभग 40 महीने के आसपास होता है। 40 महीने का मतलब है लगभग 3.25 या 3.5 साल के बीच में। दूसरा जो साइकिल है जिसको हम जगलर साइकिल कहते हैं, जगलर जो है एक फ्रेंच फिजिशियन और स्टैटिस्टिशियन था जिन्होंने इकोनॉमिक साइकिल्स को 1860 में स्टडी किया था, और उनके हिसाब से जो बिजनेस साइकिल हैं उनकी जो पीरियोडिसिटी होती है वो नॉर्मली 8 से 11 साल की होती है जगलर साइकिल की, जिसको हम मिड पीरियड के साइकिल्स कह सकते हैं। इसी तरीके से कुजनेट साइकिल है, कुजनेट्स ने कहा था कि बिजनेस साइकिल की जो पीरियोडिसिटी होती है वो नॉर्मली 15 से 25 साल की होती है, और बेसिकली उन्होंने कहा था कि जो साइकिल्स हैं वो डेमोग्राफिक साइकिल से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो प्रोडक्शन और पॉपुलेशन का जो इमिग्रेशन है, फ्लो है, ठीक है, उनके आधार पर बिजनेस साइकिल अराइजेज होते हैं और 15 से 25 साल के बीच का उनका पीरियड होता है। फिर एक बहुत लंबे समय के वेरी लॉन्ग ट्रेड साइकिल जिनको हम कॉन्ट्राटिव साइकिल कहते हैं। कॉन्ट्राटिव एक रशियन इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टडी किया था, और उन्होंने कहा था कि जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं वो लॉन्ग वेव में ग्रो करते हैं। तो उनके अनुसार जो वेव है वो 50 से 60 साल लंबी हो सकती है, यानी एक कॉन्ट्रैक्टिव साइकिल में लगभग 6 जगलर साइकिल्स आते हैं। आइए अब हम बिजनेस साइकिल के विभिन्न चरणों को डिस्कस करते हैं। बिजनेस साइकिल के कुछ डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं जिन्हें आसानी से देखा जा सकता है, जो आसानी से प्रदर्शित होते हैं, और उनका अध्ययन हमारे लिए उनके पीछे के कारणों को समझने में हमारी सहायता करता है। बिजनेस साइकिल के विभिन्न चरणों को अर्थशास्त्री 4 भागों में बांटते हैं। पहला जो स्टेज है जिसको हम कई नामों से जानते हैं, एक्सपेंशन या विस्तार का चरण है, जिसको हम बूम भी कहते हैं, अपस्विंग भी कहते हैं या प्रोस्पेरिटी कहते हैं। एक्सपेंशन का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको हम पीक कहते हैं, तो एक फेज हमारा पीक और अपर टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इसके बाद अर्थशास्त्री एक अगला फेज जो लेते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन लेते हैं। पीक के बाद जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज डाउन स्लाइड में जाती हैं, जब वो कम होना लगती हैं, तो उसको हम डाउन स्विंग, रिसेशन या डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। और जब रिसेशन का या डिप्रेशन का जो लोवेस्ट पॉइंट होता है, जहां पर इकोनॉमी अपने सबसे नीचे के स्तर पे होती है, उसको हम ट्रफ कहते हैं। और ट्रफ के बाद से जो इकोनॉमी है वो रिकवरी के पाथ पे जाती है और फिर से वो एक्सपेंशन की स्टेज जो है वो शुरू हो जाती है। तो बेसिकली ये 4 चरण हैं किसी भी बिजनेस साइकिल के, और इनका अलग अलग अध्ययन करना हमारे लिए जरूरी है, समझना जरूरी है, उनके अंडरलाइंग कोजेज को देखना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपेंशन, बूम, प्रोस्पेरिटी और अपस्विंग फेज को। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जो एक्सपेंशन है यानी जब अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है तो जीडीपी बढ़ती है, यानी जो आउटपुट है वो एक्सपेंड होती है। इसके साथ साथ देश की इनकम बढ़ती है, जो रियल इनकम है वो उसमें वृद्धि होती है, एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि होती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटता है, कीमतें बढ़ती हैं और लाभ बढ़ते हैं, और इन सब के परिणाम स्वरूप जो लोगों का जीवन स्तर है उसमें भी बढ़ोतरी होती है, वो भी बेहतर होता है। इस पीरियड को, जो ये फेज है, इसको हम प्रोस्पेरिटी फेज भी कह सकते हैं। इस फेज में जो उत्पादन की मात्रा है और एम्प्लॉयमेंट है वो दोनों बढ़ते हैं, और तब तक बढ़ते हैं जब तक हम फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज इंश्योर नहीं कर देते, यानी जहां इकोनॉमी की
जो प्रोडक्शन है जो हाईएस्ट लेवल पे ना हो जाए, तब तक जो अपस्विंग है या जो एक्सपेंशन है वो चलता रहता है। इस कंडीशन में कोई भी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, लेकिन कोई भी इनवॉलेंट्री या जो अनैच्छिक बेरोजगारी है वो नहीं होती। जो भी बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में पाई जाती है वो या तो फ्रिक्शनल होती है या स्ट्रक्चरल होती है। जब एक्सपेंशन मोमेंटम गेन करता है और अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, तो उस कंडीशन में जो इकोनॉमी की पोटेंशियल जीडीपी है और जो एक्चुअल जीडीपी है वो एक दूसरे के बराबर हो जाती है। उनका जो डिफरेंस है वो एक दूसरे का जीरो हो जाता है, यानी पोटेंशियल जीडीपी और एक्चुअल जीडीपी सेम हो जाती हैं। इस अवस्था में, इस चरण में जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है कंज्यूमर गुड्स की, डिमांड बढ़ने के कारण प्रॉफिट्स बढ़ते हैं और प्रॉफिट्स बढ़ने के कारण फिर से इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होती है और इकोनॉमी जो है वो अपस्विंग की तरफ जाती है। ये जो साइकिल था इसको आप इस डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। जो हमारा एक्सपेंशन साइकिल है, ये ट्रफ है किसी एक साइकिल की। जो ट्रफ है यानी लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट पे जो हमारी जीडीपी है वो, ये जो डिफरेंस है, जो हमारी लॉन्ग सिकुलर ट्रेंड है और प्रेजेंट जीडीपी है, उसका डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है, यानी डाउन स्लाइड में सबसे ज्यादा होता है। यहां से इकोनॉमी जो है रिकवरी के पाथ पे जाती है, ट्रफ से रिकवरी की तरफ, यहां से एक्सपेंड होना शुरू होती है इकोनॉमी, रिकवरी के पाथ पे जाती है, रिकवरी के पाथ पे मूव करते हुए ऊपर की तरफ जाते हुए तब तक मूव करती रहेगी जब तक वो अपस्विंग में पीक तक नहीं पहुंच जाती। अब पीक कौन सी कंडीशन है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, पीक पर जो हमारी आउटपुट है वो मैक्सिमम होती है, यानी यहां पर सारे रिसोर्सेज हैं वो एम्प्लॉयड होंगे, बेरोजगारी कम से कम होगी, इकोनॉमी की जो पोटेंशियल जीडीपी और एक्चुअल जीडीपी है वो एक दूसरे के समान होगी। तो ये जो हमारा पीरियड है फ्रॉम ट्रफ टू पीक, रिकवरी, रिकवरी से अपस्विंग, अपस्विंग से हम पीक की तरफ जाते हैं। तो ये जो पीरियड है जो आपका ट्रफ से पीक का पीरियड है, इसको हम एक्सपेंशन फेज कहते हैं। बिजनेस साइकिल का एक्सपेंशन फेज है, उसके बाद पीक के बाद से फिर से रिसेशन और डिप्रेशन यानी कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये बेसिकली हम देख सकते हैं कि एक्सपेंशन फेज होता क्या है। आइए अब एक्सपेंशन फेज की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। पहली फीचर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, लेवल ऑफ आउटपुट और ट्रेड ज्यादा होता है। इफेक्टिव डिमांड इकोनॉमी में काफी ज्यादा होती है, यानी लोगों की जो इनकम बढ़ती है, इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट की डिमांड भी बढ़ती है, यानी कंजम्पशन भी बढ़ता है और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। इसके साथ साथ ट्रेड में भी वृद्धि होती है, तो हमारा फॉरेन ट्रेड भी बढ़ता है, जिसके कारण जो इफेक्टिव डिमांड है, प्रभावी मांग है, वो काफी ज्यादा होती है। इसके साथ साथ ब्याज की दरें जो हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं। क्यों उठती हैं? क्योंकि ब्याज जो हमारी पूंजी की मांग है, निवेश के लिए जो मांग है सेविंग की, वो बढ़ जाती है, जिसके कारण इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन होता है, कीमतें बढ़ती हैं। कीमतें बढ़ती हैं क्योंकि लोगों की वस्तुओं की डिमांड बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की स्थिति होती है। इसके साथ साथ लोग जो बैंक से उधार लेते हैं वो इस समय सबसे अधिक होता है। बिजनेस ऑप्टिमिज्म पाया जाता है, यानी लोगों में बिजनेस के प्रति एक आशावादी दृष्टिकोण उत्पन्न होता है, लोग भविष्य को अच्छा देखते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी एमईसी है, एमईसी बेसिकली प्रॉफिट रेट है इकोनॉमी में, कैपिटल का प्रॉफिट रेट है, प्रॉफिट रेट बढ़ जाता है, प्रॉफिट रेट बढ़ता है तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाता है, और इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण इनकम और एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो मैक्सिमम होता है। मैंने पहले कहा था कि इस स्टेज में जो हमारा अगर हम जब इकोनॉमी पीक में जाती है तो हमारा जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट है वो हाईएस्ट होता है। अब जब इकोनॉमी पीक पे चली जाएगी, जैसे कि हमने बताया था अभी कि जब इकोनॉमी ट्रफ पे है, यहाँ पे है, यहाँ से जब ये पीक की तरफ जाती है, तो पीक जो है वो पॉइंट है जहां से इकोनॉमी टर्न करती है। ये अपस्विंग है, यहाँ से अपस्विंग हुई, अपस्विंग के बाद पीक पे, और पीक से ये डाउनवर्ड स्लाइड शुरू होगा। जब इकोनॉमी डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू करती है, वो अपवर्ड मूवमेंट को छोड़ के जब डाउनवर्ड तरफ आती है वो पीक है। पीक माने हाईएस्ट पॉइंट है। चलिए अब इसकी विशेषता देखते हैं, पीक की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहला है कि पीक क्या है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, एक्सपेंशन टू कॉन्ट्रैक्शन का जो ट्रांजिशन है उसको हम पीक कहते हैं। एक्सपेंशन जो है कॉन्ट्रैक्शन की तरह खत्म हो जाता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। एक्सपेंशन जो है एक स्टेज आएगी जब वो रुक जाएगा। एंड ऑफ एक्सपेंशन और ऑनसेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को पीक कहते हैं। पीक जो है उस पर बिजनेस साइकिल का हाईएस्ट लेवल होता है, सब चीजें अच्छी अच्छी दिखाई देती हैं, उससे ऊपर बढ़ने के इकोनॉमी के कोई चांसेस नहीं होते। उसके बाद वो डाउनवर्ड स्लाइड होती है
और एक पीक का मतलब ये होता है कि एक्सपेंशन समाप्त हो गया है, विस्तार समाप्त हो गया है और अब जो संकुचन है इकोनॉमी का वो शुरू होगा, कॉन्ट्रैक्शन फेज जो है वो इकोनॉमी का शुरू होगा। अब जो कॉन्ट्रैक्शन फेज है यानी इकोनॉमी तरफ से मुंह की एक्सपेंड हुई, रिकवरी करती हुई ऊपर की तरफ अपस्विंग में गई और पीक पर पहुंच गई। पीक के बाद इकोनॉमी जो है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लाइड होगी, जैसा हमने टिपिकल फेज में देखा था। तो ए पीरियड ऑफ डिक्लाइन, कॉन्ट्रैक्शन और रिसेशन फेज क्या है? ए पीरियड ऑफ डिक्लाइन इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्रीजेज फॉर एटलीस्ट 6 मंथ इज कॉल्ड ए कॉन्ट्रैक्शन। यानी अगर ये 6 महीने तक कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो उसको हम रिसेशन कहते हैं या कॉन्ट्रैक्शन फेज रिसेशन कहते हैं उसको। एक रिसेशन जो है वो इकोनॉमी को लॉन्ग रन ट्रेंड से, जो सिकुलर ट्रेंड है जो हमने लाइन बनाई थी, उसके लॉन्ग रन ट्रेंड जो है उसके ऊपर से नीचे की तरफ ले जाता है। यानी इकोनॉमी पहले ऊपर रहती है, उसके बाद उसको नीचे की तरफ ले जाता है। एक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नॉर्मली 1 साल तक चलता है, लेकिन ये 6 महीने का भी हो सकता है और ये 18 मंथ तक का भी हो सकता है। नॉर्मली जो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हमारा एक्सपेंशन फेज है वो लंबा होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन फेज जो है वो छोटा होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन फेज में इकोनॉमी तेजी से गिरती है लेकिन उसका जो बॉटम है वो बहुत जल्दी पहुंच जाता है। बेसिकली जो लॉन्गेस्ट जो आपका कॉन्ट्रैक्शन फेज है वो 4 साल का, जो ग्रेट डिप्रेशन था हमारा 1933 का, उस समय था। तो ये सबसे मैक्सिमम था। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन, डाउन स्विंग, रिसेशन और डिप्रेशन, रिसेशन और डिप्रेशन दोनों इकोनॉमी के डाउनवर्ड ट्रेंड हैं। लेकिन जब 6 महीने तक कॉन्ट्रैक्शन होता है इकोनॉमी का तो उसको हम रिसेशन कहते हैं, लेकिन अगर वो बहुत लंबा चल जाता है तो उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हमारी अपस्विंग थी, इकोनॉमी पीक पर आ गई। अब क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा। जब कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा तो रिसेशन शुरू होगा, उसके बाद अगर लंबा चलेगा तो डिप्रेशन का स्टेज आएगा। यानी इकोनॉमी जो पीक थी, पीक से नीचे की तरफ आती हुई मोमेंटम गैदर करेगी और ये ट्रफ पे पहुंच जाएगी। तो ये जो हमारा डाउन स्विंग है फ्रॉम पीक टू ट्रफ, इसको हम कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हैं, इसको हम संकुचन कहते हैं इकोनॉमी का। उसके बाद इकोनॉमी जो है रिकवरी करती हुई ऊपर की तरफ चली जाएगी। इसकी फीचर्स क्या है? जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन और रिसेशन फेज है, इसकी फीचर्स क्या है? रिसेशन जो पीरियड होता है उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो स्लो डाउन हो जाती हैं, डिमांड जो है वो नीचे की तरफ गिरनी शुरू हो जाती है, ओवर प्रोडक्शन शुरू हो जाता है और फ्यूचर में जो प्रोडक्शन की प्लान बिजनेसमैन करते हैं उनको छोड़ देते हैं। आउटपुट गिरने लग जाती है, इनकम गिरती है, एम्प्लॉयमेंट गिरती है, प्राइसेस कम होने लग जाते हैं और बिजनेस का लाभ कम होने लगता है, जिसके फलस्वरूप जो बिजनेसमैन हैं उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, वो भविष्य के प्रति निराशावादी हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप इन्वेस्टमेंट की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। बैंक्स और जो जनता है वो ज़्यादा लिक्विडिटी लेने के लिए कोशिश करती है, जिसके कारण बैंक क्रेडिट है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बिजनेस का एक्सपेंशन खत्म हो जाता है, स्टॉक मार्केट जो है वो गिरने लग जाती है, जो ऑर्डर बिजनेस के पास या फर्म्स के पास होते हैं वो कैंसिल होना शुरू हो जाते हैं और लोग अपने जॉब से या जो अपना नौकरी है उससे हाथ धोना शुरू हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट होती है, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण फिर से इनकम गिरती है, इनकम के कारण जो एग्रीगेट डिमांड है वो घट जाती है। तो इस तरीके से जो रिसेशन फेज है हमारा काम करता है। अगर रिसेशन फेज 1 साल से ज़्यादा चल जाता है तो उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन में जो हमारी आउटपुट की कम होनी शुरू हुई थी, इनकम कम होनी शुरू हुई थी, प्राइस और प्रॉफिट गिरने शुरू हुए थे, वो और ज़्यादा तेज़ी से गिरते हैं, जिसके कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और कम हो जाता है और डिप्रेशन शुरू हो जाता है। डिप्रेशन में जो रिसोर्सेज हैं उनका अंडर यूटिलाइजेशन होता है, पूर्ण प्रयोग नहीं होता, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हैं वो नीचे की तरफ होना शुरू हो जाती हैं, लो हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप प्राइस और प्रॉफिट जो हैं वो और अधिक गिर जाते हैं और वो तब तक गिरते रहते हैं जब तक इकोनॉमी अपने लोएस्ट पॉइंट, जिसको हम ट्रफ कहते हैं, वहां तक नहीं पहुंच जाती। ये हमारा डिप्रेशन फेज है। अब डिप्रेशन फेज में जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये जो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एंड ट्रेड कम हो जाता है, आय घट जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, कंजम्पशन और डिमांड कम हो जाती है, इंटरेस्ट रेट कम होने लग जाते हैं, कीमतें गिरने लग जाती हैं, बैंक क्रेडिट कम हो जाता है, बिजनेस में जो है वो पेसिज्म फैलता है और हमारी एमईसी और इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी अधिक कम हो जाती हैं। कुछ फीचर्स हैं। अब हम जाते हैं ट्रफ पे, सबसे नीचे आ जाएंगे। ये ट्रफ है आपकी, पीक से आप नीचे की तरफ आना शुरू हुए और यहाँ पे ट्रफ पे पहुंच गए। ये हमारी ट्रफ है, यानी लोएस्ट पॉइंट है ट्रफ,
जो जब कॉन्ट्रैक्ट शुरू होनी होती है इकोनॉमी डिप्रेशन के बाद जो लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंचती है उसको हम ट्रफ कहते हैं। ये लोवेस्ट पॉइंट भी है लेकिन लोअर टर्निंग पॉइंट भी है, यहाँ से इकोनॉमी रिकवर करना भी शुरू करती है। तो ये ट्रफ है। ट्रफ के ऊपर क्या होगा, ट्रफ है क्या, जैसे कि मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्शन से जब एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं तो ट्रफ है। ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन है वो एक्सपेंशन की तरह एक स्थान पर रुक जाता है। ट्रफ जो है वो एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है और ऑन सेट ऑफ जो एक्सपेंशन है। ट्रफ लोवेस्ट पॉइंट है लेकिन जैसे कि मैंने बताया अच्छी चीज ये है कि ये इससे नीचे इकोनॉमी नहीं गिरती है और इससे ऊपर उठना शुरू हो जाती है। इसका अर्थ ये होता है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन है इकोनॉमी का वो खत्म हो जाता है और यहां से एक्सपेंशन शुरू होता है। रिकवरी फेज में क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज गेन होना शुरू करती हैं। क्यों गेन होना शुरू करती हैं कि डिमांड जो है वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू होती है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और जिसके कारण इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। सबसे पहले जो रिकवरी फेज होगा उसमें धीरे धीरे डिमांड बढ़नी शुरू होगी। अब डिमांड बढ़ने के साथ साथ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होने से इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होगी, इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होने से आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट और प्राइस और प्रॉफिट जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव होना शुरू होते हैं। बिजनेसमैन जो हैं वो धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस वापस आने लगता है और वो ज़्यादा आशावादी होने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण वो अपना निवेश बढ़ा देते हैं। निवेश बढ़ाने के कारण जो इकोनॉमी है उसमें रिवाइवल या रिकवरी की प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है। इसके साथ ही बैंक जो है वो उधार देना शुरू करते हैं, बिजनेसमैन जो हैं वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं और इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी बढ़ जाती हैं। स्टॉक मार्केट के प्राइसेज हैं वो भी ऊपर की तरफ जाना शुरू होते हैं, जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में एम्प्लॉयमेंट बढ़नी शुरू होती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, लोगों की आय बढ़ती है, जो हमारी रियल जीडीपी है वो बढ़नी शुरू होती है, जिन सब के फलस्वरूप एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के साथ साथ प्राइसेस बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे और इसके कारण इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और बिजनेस जो है वो एक्सपेंड होनी शुरू हो जाएगी। रिवाइवल जो है वो धीरे धीरे प्रोस्पेरिटी की तरफ जाएगा और बिजनेस साइकिल के जो अपस्विंग है वो उसको फिर से बूम की तरफ ले जाएगी या पीक की तरफ ले जाएगी। तो ये कुछ हमारे बिजनेस साइकिल के डिफरेंट फेजेस थे जो हमने डिस्कस किए। अब आइए हम अपनी अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए कुछ एमसीक्यू लेते हैं। बिजनेस साइकिल रेफर्स टू, ये कुछ आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शन को देख के आप कह सकते हैं कि जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आंसर बी होगा। यानी बिजनेस साइकिल जो है वो क्या है, बिजनेस साइकिल फ्लैक्चुएटिंग लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। चलिए अगला देखते हैं। एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्सटेंडिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज, क्या है, बिजनेस साइकिल, कॉन्ट्रैक्शन फेज, रिसेशन या रिकवरी? कौन सा होगा? जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन फेज, आंसर बी। थर्ड है द ट्रफ ऑफ ए बिजनेस साइकिल ओकर्स वन खालिस्तान हिट इट्स लोड पॉइंट, क्या होगा? इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बिल्कुल सही, आपने सही समझा, इसका आंसर सी होगा क्योंकि ट्रफ पे जो एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे होती हैं। नेक्स्ट है आपका लोएस्ट पॉइंट इन ए बिजनेस साइकिल, क्या होता है लोएस्ट पॉइंट? अभी अभी डिस्कस किया, ट्रफ होती है, सही है बिल्कुल। रिसेशन के टाइम जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या होते हैं और आउटपुट क्या होती है? रिसेशन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होते हैं, बढ़ते हैं या घटते हैं? बढ़ते हैं। और आउटपुट घटती है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। पीक एंड ट्रफ ऑफ ए बिजनेस साइकिल आर नोन कलेक्टिवली एज, जो पीक्स और ट्रफ है ऊपर का और नीचे का जो है उनको हम क्या कहते हैं? उनको टर्निंग पॉइंट्स कहते हैं क्योंकि वहां पे जो बिजनेस साइकिल है वो टर्न होता है। तो करेक्ट आंसर वुड बी बी। डिफरेंट फेज ऑफ बिजनेस साइकिल, उनकी लेंथ और सिवियरिटी सेम नहीं होती। एक्सपेंशन फेज जो है वो हमेशा 10 साल से ज्यादा चलता है, शॉर्ट पीरियड में नहीं हो सकता। इसका आंसर है ए, यानी जो बिजनेस साइकिल है उसके अलग अलग फेज हैं वो सेम लेंथ और सिवियरिटी के नहीं होते हैं। टिपिकल बिजनेस साइकिल को क्या डिस्क्राइब करता है? इकोनॉमिक एक्सपेंशन आर फॉलोड बाय कॉन्ट्रैक्शन, इन्फ्लेशन इज फॉलोड बाय इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये कुछ ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शन के आधार पे कह सकते हैं कि आपका ए आंसर सही है, दैट इज इकोनॉमिक एक्सपेंशन आर फॉलोड बाय इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन आर फॉलोड बाय एक्सपेंशन। इस तरीके से इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं वो रिवाइज होती हैं। तो ये कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन थे जिनके बेसिस पे हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक किया। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपके धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक